पिछले भाग में सुना था कि कैसे एक बातूनी आदमी अपनी बाग से जुड़ी एक कहानी सुना रहा है। चलिए सुनते हैं बाग का पंजा कहानी का दूसरा हिस्सा। मेरी चेतना के लिए यह एक ऐसा गुडमुड क्षण था जब मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि मैं अभी सपना देख रहा हूं या जाग रहा हूं। पहले मुझे लगा कि स्टेशन मास्टर ही भीतर आ रहे हैं, लेकिन सपने ने दिमाग को तैयार कर दिया था। मैंने तारों भरे आकाश में स्पष्ट देखा कि पूंछ हिलाता, हुंकार भरता और बिजली जैसी चमकती आंखों से देखता बाघ ही अंदर घुस रहा था। मैं समझ गया कि फर्टिलाइजर कंपनी को अगले दिन से मेरे प्रचार भाषणों से वंचित हो जाना पड़ेगा। लेकिन बाघ खुद कुर्सी की खड़खड़ाहट से कुछ डर सा गया और वहीं आकर रुक गया था। वह मुझे कोने में चुप खड़ा देख रहा था, शायद अपने आप से कह रहा था कि मेरा डिनर तो सामने ही खड़ा है, लेकिन पहले मैं जान लूं कि यह शोर किस चीज का हुआ। कहा जाता है कि जंगली जानवर आदमी से तो नहीं डरते, लेकिन मेज कुर्सी जैसे फर्नीचर से डरते हैं। मैंने देखा है कि सर्कसों में मैनेजर लोग जानवरों के सामने एक से ज्यादा कुर्सी नहीं रखते। ईश्वर की कृपा है कि ऐसी बातें जब उनकी जरूरत हो तुरंत याद आने लगती है और हमें बचाने में मदद करती है। मैंने देखा कि बाघ मुझे और कुर्सी दोनों को देख रहा है, तो लपक कर मैंने मेज और स्टूल को हिम्मत करके अपनी तरफ जोर लगाकर खींच लिया। मैं एक कोने की तरफ पीठ किए बैठा था और बड़ी सी मेज दोनों दीवारों से सटी मेरी रक्षा में आकर खड़ी हो गई। मैं इसके अंदर घुस गया था और स्टूल को भी अपने सामने खड़ा कर लिया था। मेज हटाते समय बहुत सी चीजें इसके ऊपर से आ गिरी, जैसे कि टेबल लैंप, ऑलपिने और एक बड़ा सा चाकू। इस रक्षा गृह में मैंने बाघ पर ऐसी नजर डाली, वह मुझे बड़े ध्यान से देख रहा था। शायद सोच रहा था कि मेरा डिनर मेरी पकड़ से कितना बाहर पहुंच गया है। अब उसने संभल कर पहले एक, फिर 2 और फिर 3 कदम आगे बढ़ाए और गले से गुर्राने की आवाज निकाली, जिससे पूरा स्टेशन हिल उठा। मेरा अंत समीप आ गया था। मैं उस स्त्री पर दया करने लगा जिसके भाग्य में मेरी पत्नी बनना लिखा था। फिर मैंने कुर्सी उठाई और ढाल की तरह सामने खड़े बाघ के सामने हिलाई और आगे बढ़ने की जगह 1-2 कदम पीछे हट गया। इसके बाद फिर हम दोनों कुछ देर तक एक दूसरे को देखते रहे और दाव पेच पर विचार करते रहे। मैं सांस रोककर इंतजार कर रहा था। बाघ मुझे घूरता हुआ अपनी पूंछ तेजी से चारों ओर घुमा रहा था, जो दीवारों से टकराती तो थड़ की आवाज आती। फिर वह मेरी तरफ से बिना आंखें हिलाए नीचे झुकाया और सामने के पंजों से जमीन को खरोंचने मारने लगा। मुझे लगा यह हमला करने के लिए पंजे तराश रहा है। यह छोटा सा डिब्बा पूरा जू बन चुका था। मुझे झुरझुरी आने लगी। वह सामने के पंजे जमीन पर खरोंचे जा रहा था, जिसकी आवाज से मुझे दहशत होने लगी थी। फिर एकाएक वह उछला और पूरे जोर से सारे फर्नीचर पर एक धक्का मारा। मुझे लगा कि मैं इसके बीच पिस जाऊंगा, लेकिन भला हो रेलवे का, जो सबसे ज्यादा मजबूत लकड़ी से अपना काम की चीजें बनाते हैं। इससे मेरी रक्षा हुई। बाघ मेज को तोड़ नहीं सका, उस पर जाकर बैठा रह गया। उसके पंजे ही सामने थे। उसने इसे मारने की कोशिश की, लेकिन कुर्सी और स्टूल से मैंने उसे रोक लिया। मेज बाघ के वजन से दब रही थी और यह दबाव मैं महसूस कर पा रहा था। उसकी सांसें भी मुझ तक पहुंच रही थी। वह बार बार अपने पंजे मेरी तरफ फेंक रहा था। इससे मेरे बदन के कुछ टुकड़े तो निकाल कर वह खा ही लेगा, लेकिन मैं एकदम बीच में सिकुड़ कर जम गया, उसके पंजों की पहुंच से बस बाल बराबर दूर। वह तरह तरह की खतरनाक आवाजें कर रहा था और मेरे सिर के ऊपर जोर जोर से धमक रहा था। अगर वह नीचे उतर आता तो कुर्सी को एक किनारे ढकेल सकता था, लेकिन कुर्सी की बनावट उसे परेशान कर रही थी। वह इसे खतरा समझकर इससे दूर हो जाना चाहता था। मैं एक जगह आकर रुक गया था। फिर वह मेज से नीचे कूदा और उसके चारों तरफ यह देखने के लिए एक चक्कर लगाया कि कहीं जरा सी भी सेंध मिल जाए।
मैंने कई दफा कुर्सी उसके सामने घुमाई, लेकिन उसने इसे छूकर देखा तो समझ गया कि यह खतरनाक चीज तो नहीं है। यह समझकर उसने इसे सामने से हटाने की कोशिश की, लेकिन मैं ज्यादा चालाक निकला। मैंने कुर्सी अपनी तरफ खींचकर उसे मेज के कोने में फंसाकर वहीं जमा दिया। अब एक कुर्सी एक तरफ और दूसरी तरफ स्टूल मेरी रक्षा में तैनात थे। बाघ अब मेरे सामने घुटनों पर आ बैठा और सोचने लगा कि कैसे और क्या करूं। लेकिन मेज, कुर्सी और स्टूल सब मिलकर मेरी अच्छी हिफाजत कर रहे थे। मैं इसके बीच आराम से बैठा था। उसने अब जरा ध्यान से इस चक्रव्यूह का निरीक्षण किया और देखा कि कहां से पंजा भीतर डालकर हमला किया जा सकता है। उससे पंजे लायक जगह आसानी से मिल गई और पंजा मेरे सामने आ पहुंचा। इसके नाखून मेरी आंखों के सामने हिलने लगे। अब मुझे भी गुस्सा आ गया। मैं उसी को जैसा वह चाहे सब कुछ क्यों करने दे रहा हूं। मैं क्रोध से भभकने लगा। इधर उधर देखा तो पाया कि स्टेशन मास्टर का एक लंबा चाकू भी सामने पड़ा है। मैंने चाकू उठाया और जोर से पंजे में घुसा दिया। दर्द से बाघ ने चीख मारी और पंजा वापस खींच लिया। फिर वह उतरा और गुस्से में भरकर कमरे में उठा पटक करने लगा, लेकिन इसमें उसे सफलता नहीं मिली। हार कर फिर उसने पंजा भीतर डाल दिया। अब मुझ में कुछ हिम्मत आ गई थी और इस बार फिर चाकू का उपयोग करके मैंने पंजे का एक हिस्सा काट डालने की कोशिश की। नाखून सहित पंजे का एक हिस्सा सचमुच नीचे आकर गिर गया। फिर क्या था, मेरे और उसके बीच की लड़ाई चलनी शुरू हो गई। वह बार बार पंजे से वार करता और हर बार मैं कुछ न कुछ काट डालता। मुझे यह बताते हुए अच्छा लग रहा है कि थोड़ी देर में मैंने उसके 3 पंजे काट दिए। यह लड़ाई खत्म हो गई। मैं भी उसी की तरह खूंखार हो उठा था। अब ये पंजे सोने में मंडे मेरी तीनों बेटियों की गर्दन में हार बनकर लटक रहे हैं। कभी मेरी तरफ आओ तो देख भी लेना। सवेरे 5 बजे स्टेशन मास्टर और सहायक स्टेशन आए और हमेशा की तरह कमरे में दाखिल होने लगे। उसी क्षण बाघ मुझे छोड़कर बाहर निकल रहा था और उन्हें देखकर उनकी तरफ झपटा। दोनों ने सरपट भागना शुरू किया। स्टेशन मास्टर ने घर पहुंचकर ही दम लिया और भीतर से दरवाजा बंद कर लिया। सहायक एक पेड़ पर चढ़ गया और बाघ उसे नीचे खड़ा घूरता रहा। दोनों तब तक एक दूसरे को देखते रहे जब तक एक मालगाड़ी सीटी देती, आग उगलती स्टेशन पर आकर खड़ी ना हो गई। बाघ ने खतरा भांपकर जंगल की तरफ रुख किया और तेजी से भाग निकला। इसके बाद बाघ इस दिशा में कभी नहीं आया। यद्यपि दूसरे इलाकों में वह अपनी हरकतें करता रहा। मेरी फिर उससे मुलाकात नहीं हुई। अभी आधे घंटे पहले जब बैलगाड़ी की सवारी कर रहा था तो मैंने उसे फौरन पहचान लिया, दाहिने पंजे को देखकर, जिसके 3 हिस्से और नाखून गायब हैं। तुम लोग उन वीर बहादुरों से बहुत प्रभावित दिखाई दे रहे थे जिन्होंने बंदूक के बल पर उसे जीता, लेकिन मैंने सोचा कि मैं तुम्हें ऐसे मामूली आदमी की कहानी सुना दूं जिसने अकेले और खाली हाथ उसका सामना किया और उसे परास्त किया था। महाबातुनी की कहानी खत्म हुई तो हम गांव में फिर वहीं पहुंच गए जहां बाघ की लाश इनाम की ट्रॉफी की तरह रखी गई थी और उससे छुटकारा दिलाने वालों को हीरो की तरह सम्मान दिया और खिलाया पिलाया जा रहा था। वे शहर से आ रही लारी का इंतजार कर रहे थे। हम भीड़ में घुसकर बाघ की लाश के पास पहुंचे और उसका दायां पंजा देखने की बात कही। गैस का लैंप पास लाया गया तो हमने पंजा देखा। सचमुच उसकी 3 उंगलियां कटी हुई थी और इस जगह एक काला दाग था। इन्हें काटने वाले ने चाकू जरूर हथौड़े की तरह चलाया होगा। पूछने पर शिकारियों ने कहा, पता नहीं ये कैसे होता है। हमने कई बाघों में ये बात देखी है। सुना है कि कुछ आदिम जातियां जब शिशु बाघों को पकड़ती है तो ताबीज के तौर पर उनके अंगूठे काट कर रख लेती है। शिशु बाघों को मारना अच्छा नहीं समझा जाता। तो ये थी आज की कहानी। मैं जल्द ही आपसे वापस मिलूंगा अपनी अगली कहानी में।
तब तक के लिए आप सुनते रहिए मेरी कहानियाँ और कविताएं और बने रहिए मेरे चैनल कलमकार प्रतीक पर।